मुंबई के कॉर्पोरेट जंगल में आयशा खन्ना एक उगता हुआ सितारा थी। 27 साल की उम्र में वह देश की सबसे बड़ी लॉ फर्मों में से एक में एक तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी वकील थी। उसके लिए दुनिया ब्लैक एंड वाइट थी, कानून, कॉन्ट्रैक्ट्स और जीत। भावनाएं उसके शब्दकोश में नहीं थीं, और सफलता उसका एकमात्र लक्ष्य था। इसीलिए जब उसकी फर्म ने उसे वेस्टर्न घाट के एक छोटे से गांव सुंदरगढ़ में एक बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के कानूनी मामलों को संभालने के लिए भेजा, तो उसने इसे अपने करियर की एक और सीढ़ी के रूप में देखा। प्रोजेक्ट का उद्देश्य उस क्षेत्र में एक फैक्ट्री स्थापित करना था जो हजारों नौकरियां पैदा करने का वादा करती थी, लेकिन इसके लिए एक पुराने जंगल के एक बड़े हिस्से को काटना भी जरूरी था। सुंदरगढ़ पहुंचकर आयशा को पहली बार एहसास हुआ कि फाइलें और असलियत में कितना फर्क होता है। यह गांव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, झरनों का शोर और हवा में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन इस शांति के नीचे एक बेचैनी भी थी। गांव के लोग प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, और उनके विरोध का चेहरा था रोहन, एक 29 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता। रोहन का जन्म इसी गांव में हुआ था। उसने शहर में पढ़ाई की थी, लेकिन अपने जंगल और लोगों की सेवा के लिए वापस लौट आया था। वह आदर्शवादी था, भावुक था और अपने जंगल को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता था। वह किसी भी कीमत पर उसे कटने नहीं देना चाहता था। आयशा और रोहन की पहली मुलाकात गांव की पंचायत में हुई। आयशा अपने महंगे सूट और आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ प्रोजेक्ट के फायदों के बारे में बता रही थी। तभी रोहन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक आग थी। उसने आयशा के हर तर्क को तथ्यों और भावनाओं के साथ काटा। उसने बताया कि वह जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियों का घर, गांव वालों की रोजी रोटी का जरिया और उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आप जैसे लोग जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर फैसले लेते हैं, वे कभी नहीं समझेंगे कि इस मिट्टी की कीमत क्या है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। और आप जैसे लोग भावनाओं में बहकर प्रकृति को रोकते हैं, आयशा ने शांति से लेकिन उतने ही तीखेपन से जवाब दिया। क्या इन लोगों को बेहतर भविष्य का हक नहीं है? वह बैठक एक जंग के मैदान में तब्दील हो गई। दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े रहे। आयशा के लिए रोहन एक जिद्दी, अव्यावहारिक आदर्शवादी था। रोहन के लिए आयशा एक हृदयहीन कॉर्पोरेट मशीन थी। लेकिन अपनी कानूनी जांच के हिस्से के रूप में आयशा को गांव में कुछ हफ्ते रुकना पड़ा। इन दिनों में उसने जंगल को करीब से देखा। वह रोहन के साथ उन रास्तों पर चली जहां सूरज की रोशनी घने पेड़ों से छनकर आती थी। उसने उन झरनों का पानी पिया जिसके बारे में रोहन कहता था कि उसमें औषधीय गुण हैं। उसने उन बूढ़ी औरतों से बात की जो जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके अपना गुजारा करती थीं। पहली बार आयशा को लगा कि यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, यह लोगों की जिंदगियों और एक पूरे इकोसिस्टम का सवाल था। वह रोहन के जुनून को भी समझने लगी थी। वह देखती थी कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी उसका सम्मान करते थे, कैसे वह गांव वालों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा था। रोहन ने भी आयशा का एक अलग पक्ष देखा। उसने देखा कि वह सिर्फ बहस नहीं करती, बल्कि हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करती है। वह घंटों तक पुरानी फाइलों और नक्शों का अध्ययन करती, स्थानीय लोगों से सवाल पूछती और हर जानकारी को नोट करती। एक शाम जब आयशा जंगल से लौट रही थी, तो उसका पैर फिसल गया और उसके टखने में मोच आ गई। उस समय रोहन भी वहीं था। वह उसे सहारा देकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया, जो जंगल के किनारे पर थी। उसने जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उसके पैर पर लगाया। उस छोटी सी, शांत झोपड़ी में कॉर्पोरेट दुनिया की सारी दीवारें ढह गईं। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? आयशा ने धीरे से पूछा। क्योंकि तुम मेरे गांव में मेहमान हो, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। और क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भी एक दिल है, जिसे तुम दिखाना नहीं चाहती। उस रात वे घंटों तक बात करते रहे। उन्होंने अपने सपनों, अपने डर और अपनी दुनिया के बारे में बात की।
आयशा ने पहली बार किसी को बताया कि वह अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रही है। रोहन ने उसे बताया कि कैसे उसने एक आरामदायक शहरी जीवन को छोड़कर इस संघर्ष का रास्ता चुना। उस पल में वे दुश्मन नहीं थे, वे सिर्फ दो इंसान थे जो एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। आयशा को रोहन की सादगी, उसकी सच्चाई और उसकी आंखों में अपने जंगल के लिए अटूट प्रेम से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। रोहन भी आयशा के मजबूत बाहरी आवरण के नीचे छिपी कोमलता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जब आयशा मुंबई वापस जाने के लिए तैयार हुई तो उसका दिल भारी था। वह अब उसी आत्मविश्वास के साथ अपनी फर्म के पास वापस नहीं जा सकती थी। वह जानती थी कि अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो ये सिर्फ जंगल को नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली और उन लोगों की आत्मा को भी नष्ट कर देगा जिनसे वह अभी अभी मिली थी। और सबसे बढ़कर यह उस व्यक्ति को तबाह कर देगा जिसकी आंखों में उसने सच्चाई की आग देखी थी। वह एक वकील के रूप में अपनी ड्यूटी और एक इंसान के रूप में अपनी अंतरात्मा के बीच फंस गई थी। उसके मन में रोहन के लिए एक ऐसी भावना जाग चुकी थी जिसे वह कोई नाम नहीं दे पा रही थी। एक ऐसी भावना जो उसके पेशेवर सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ थी। मुंबई लौटकर आयशा एक बवंडर में घिर गई। उसकी फर्म उस पर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने के लिए दबाव डाल रही थी। उसके बॉस मिस्टर वर्मा उसके काम में देरी से नाखुश थे। आयशा, भावनाओं को काम से दूर रखो। ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम प्रोजेक्ट के नैतिक पहलुओं पर विचार करो। तुम्हारा काम केस जीतना है। लेकिन आयशा अब पुरानी आयशा नहीं रह गई थी। सुंदरगढ़ की यादें, जंगल की खुशबू और रोहन की सच्ची आंखें उसे सोने नहीं दे रही थीं। उसने प्रोजेक्ट की फाइलों को फिर से खंगालना शुरू किया, इस बार एक अलग नजरिए से। वह एक खामी ढूंढ रही थी, एक कानूनी नुक्ता जो इस विनाश को रोक सके। दिन रात की मेहनत के बाद उसे एक छोटी सी विसंगति मिली। कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण डेटा को नजरअंदाज किया गया था। ये एक छोटा सा धागा था, लेकिन आयशा जानती थी कि अगर इसे सही तरीके से खींचा जाए तो पूरा केस उधर सकता है। उधर सुंदरगढ़ में रोहन और गांव वाले कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनका सामना देश की सबसे बड़ी लॉ फर्मों में से एक से है और उनकी वकील आयशा खन्ना है। रोहन के दिल में एक अजीब सी थी। वह आयशा से नफरत करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। उसे उस शाम की बातें याद आती थीं और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जानबूझकर गांव का बुरा करेगी। एक रात अपनी नौकरी और अपने करियर को दांव पर लगाकर आयशा ने एक गुमनाम ईमेल से रोहन को उस रिपोर्ट की खामी के बारे में बताया। उसने उसे यह भी बताया कि इस बिंदु पर किस तरह की कानूनी दलीलें दी जा सकती हैं। उसने अपनी पहचान जाहिर नहीं की, लेकिन रोहन समझ गया, यह केवल आयशा ही हो सकती थी। उसके दिल में आयशा के लिए सम्मान और बढ़ गया। इस नई जानकारी के साथ रोहन की टीम ने अदालत में एक मजबूत याचिका दायर की। अदालत ने कंपनी को एक नई, स्वतंत्र पर्यावरणीय समीक्षा का आदेश दिया। यह गांव वालों के लिए एक बड़ी जीत थी। आयशा की फर्म में हड़कंप मच गया। मिस्टर वर्मा को शक हो गया कि यह जानकारी लीक हुई है और उनकी नजरें आयशा पर थीं। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर वह इस केस में कंपनी के लिए नहीं लड़ी तो उसके करियर का अंत हो जाएगा। अंतिम सुनवाई का दिन आया। पूरा गांव अदालत में मौजूद था। आयशा कंपनी के वकीलों की टीम के साथ खड़ी थी। रोहन विरोधी पक्ष में था। उनकी नजरें मिलीं। आयशा की आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। जब आयशा की बारी आई तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अदालत के सामने स्वीकार किया कि कंपनी की मूल रिपोर्ट में खामियां थीं और उसने अपनी फर्म से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। मैंने कानून की पढ़ाई न्याय के लिए की थी, न कि अन्याय को सही ठहराने के लिए। और आज न्याय सुंदरगढ़ के लोगों और इस जंगल के साथ है। अदालत में सन्नाटा छा गया। रोहन उसे अविश्वास से देख रहा था। आयशा ने अपने करियर, अपनी नौकरी
सब कुछ एक झटके में कुर्बान कर दिया था। अदालत ने प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से रोक दिया और कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। इस शोर के बीच आयशा चुपचाप अदालत से बाहर निकल गई। रोहन उसके पीछे भागा। उसने उसे पास के एक पार्क में पकड़ा। तुमने ये क्यों किया, आयशा? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में कृतज्ञता और आश्चर्य था। क्योंकि तुमने मुझे सही और गलत के बीच का फर्क फिर से याद दिला दिया, आयशा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन आज मैंने अपनी आत्मा को बचा लिया। रोहन ने आगे बढ़कर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने कुछ नहीं खोया है, आयशा। तुमने हमें जीत दिलाई है। तुमने मुझे जीत दिलाई है। उस पल सारे मतभेद, सारी लड़ाइयाँ खत्म हो गईं। जो बचा था वह था सम्मान, प्रशंसा और एक गहरा, अनकहा प्यार। कहानी एक नई सुबह के साथ शुरू हुई। आयशा मुंबई नहीं लौटी। वह सुंदरगढ़ में ही रुक गई। उसने और रोहन ने मिलकर एक नई पहल शुरू की। न्यायवैन, एक गैर लाभकारी संगठन जो ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करता है, खासकर पर्यावरण से जुड़े मामलों में। आयशा का कानूनी दिमाग और रोहन का जमीनी ज्ञान एक शक्तिशाली संयोजन साबित हुआ। उन्होंने मिलकर कई और लड़ाइयाँ लड़ी और जीतीं। उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी रोमांस की तरह नहीं थी। यह संघर्षों, असहमतियों और एक दूसरे के लिए अटूट सम्मान पर बनी थी। उन्होंने एक दूसरे को नहीं बदला, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुद को और बेहतर बनाया। वे अक्सर उसी जंगल में हाथ डालकर घूमते थे जिसे उन्होंने मिलकर बचाया था। वह जंगल उनकी प्रेम कहानी का गवाह था। एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि जब एक वकील और एक कार्यकर्ता को प्यार होता है तो वे सिर्फ एक दूसरे का नहीं, बल्कि दुनिया का भी भला कर सकते हैं।